Okay, so let's do it. Good morning. Okay, so we will start with scope of total income. Scope of total income क्या होता है? The term scope of total income means the item of income are included and which items are excluded while computing tax liability. So you have to choose whether the particular income will be included or excluded while calculating the total income. Okay, based on the residential status. Okay, so all the person are not equally liable for income. तो उनका कुछ इनकम टैक्सेबल होगा, मतलब कहीं इंक्लूडेड होगा, और उनका इनकम किसी दूसरी कंट्री में इंक्लूडेड होगा. ठीक है. So it is calculated based on the residential status. The scope of total income depends upon the residential status of a person. ठीक है. तो जब भी हम लोग बात करते हैं सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप का मतलब यही होता है ना, समवन हु इज फ्रॉम इंडिया, तो अपन आप उनको क्या बोलते हैं, इंडियन सिटीजन बोलते हैं. ठीक है. सो देर आर सर्टेन कंडीशंस और क्राइटेरिया, उसमें नहीं जाना, बिकॉज एज पर इनकम टैक्स लॉ सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेसिडेंट, तो यहाँ पे वो भी बंदा रेसिडेंट हो सकता है जो फॉरेनर हो. ठीक है. फॉरेन से आया हो इंडिया में, तो कोई भी कंट्री से, तो वो भी इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है. और अगर यहाँ का कोई इंडियन है, वो भी नॉन रेसिडेंट हो सकता है. ठीक है. तो व्हाट आर द क्राइटेरियाज, व्हाट आर द कंडीशन. ठीक है. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो ये सब सारी चीजें क्या होगा अपनी लेटर ऑन देखेंगे. सेक्शन हम लोग 5 कर रहे हैं, और जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो देख सकते हो. द कंडीशंस आर देयर इन सेक्शन 6(1) एंड 6 सबसेक्शन 1 और 6 सबसेक्शन 6. ये दो में कंडीशन दिया होता है. सो वो सब हम लोग सेक्शन 6 में पढ़ेंगे. नाउ वी आर स्टडिंग द स्कोप ऑफ टोटल इनकम विच इज देयर इन सेक्शन 5. तो सेक्शन 6 आपको डिफाइन करता है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है. रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट किसको बोलते हैं. ठीक है. तो आप अगर कुछ डेज इंडिया में रह जाते हैं मिनिमम, ठीक है, 180 डेज, और भी दूसरी कंडीशंस है उसके लिए, तो आप फिलहाल इतना ही समझ के चलो, बिकॉज वी विल स्टार्ट विद द सेक्शन 6 लेटर, और उसकी कंडीशंस वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे. So here you just have to understand that that the individual or any other person has to satisfy certain criteria to be resident and ordinary resident, or resident but not ordinary resident, or non-resident. तो ये तीन क्राइटेरियाज में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज. ठीक है. आपको उतने टाइम क्या करना होता है, इंडिया में रहना होता है. तो अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है, तो आप ये समझ के चलो कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है, ये आपका क्या है, एक रेसिडेंशियल स्टेटस है. ठीक है. और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये एक आपका क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस. और एक रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, नॉन रेसिडेंट. नाम से आपको समझेगा कि नॉन रेसिडेंट का मतलब जो बंदा इंडिया का नहीं है, उसको आप अगर मिसकंसेप्शन करते हैं ऐसा, तो ये गलत हो जाएगा आपके लिए. ठीक है. क्योंकि नॉन रेसिडेंट होने के लिए इंडियन होने की और नहीं होने की कोई भी कंपल्शन नहीं है उसके लिए, कि वो इंडियन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं है ऐसा. ठीक है. और when we are talking about income, there are some kinds of income, that is income received in India, income accrued and arisen in India, income deemed to be received in India, income deemed to accrue in India. So ये सारे इंडियन इनकम है. ठीक है. क्यों आपको समझ में आना चाहिए कि इंडियन इनकम क्या है और फॉरेन इनकम क्या है, क्योंकि इंडियन इनकम जो होता है वो सबसे ज्यादा टैक्सेबल होता है, और फॉरेन इनकम जो है, इनमें से कुछ केसेस में आपको क्या होता है, रिलीफ है. ठीक है. आप ये टेबल देखेंगे आपको समझेगा. इनकम अगर इंडियन इनकम है, तो इंडियन इनकम देखो सबको टैक्सेबल होता है, चाहे वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या फिर नॉन रेसिडेंट हो. तो इंडियन इनकम चाहे रिसीव्ड इन इंडिया हो, ठीक है, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया हो, यहाँ पे एग्जांपल्स उसके दे दिए हैं. राइट टू रिसीव इनकम, राइट टू इनफोर्स रिकवरी. ठीक है. आपको इंडिया में ही
वो इनकम जो है वो रिसीव होना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, आपने उसको लेट आउट किया है और आप इंडिया में नहीं है ना, तो आप जहां पर भी हो बंदा आपको क्या करेगा, डायरेक्ट वहां पर इनकम मतलब आपका रेंट भेजेगा। तो आप इंडिया में नहीं, आपको इंडिया में रेंट भी नहीं मिलता है, आपको क्या हो रहा है, आपको इंडिया के बाहर रेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो लेकिन आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे एसोसिएटेड है, आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में एसोसिएटेड है, तो आपने राइट कहाँ पे इन्फोर्स किया है उसका रिकवरी का, इंडिया में ही किया है। भले आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी वो इनकम रिसीव करो, बट वो इनकम जो है वो किसका है, इंडिया का है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया। तो ऐसे भी इनकम को इंडियन इनकम ही माना जाता है। पहले तो एक जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो, और आपको पता है रिसीव्ड और अक्रूड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। रिसीव्ड का मतलब आपने एक्चुअली रिसीव कर लिया, अक्रूड का मतलब होता है राइट टू रिसीव, ठीक है। तो आप रिसीव करेंगे, इसका क्या किया है, राइट आपको मिल जाता है, तो आप उसको अक्रूड बोलते हैं, ठीक है। तो राइट टू रिसीव इनकम, राइट टू इन्फोर्स रिकवरी आपको इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। भले आपने पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इनकम रिसीव किया होगा, तो ऐसे इनकम को भी आप क्या बोलते हैं, इंडियन इनकम बोलते हैं। तो इंडियन इनकम या तो रिसीव्ड इन इंडिया होता है या तो एक्रूड इन इंडिया होता है, ठीक है। सारे इनकम को क्या बोलते हैं आप, ये इंडियन इनकम ही बोलते हैं। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या होता है, ऐसा इनकम जो हो सकता है कि इंडिया में रिसीव हो जाता है। तो डीम टू बी रिसीव्ड मतलब इट इज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड इन इंडिया, बट इट वाज सपोज्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ओनली। जैसे एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, आपने कंट्रीब्यूट जब आप सर्विस में थे तभी किया था आपने, ठीक है, जब आप इंडिया में थे, जब आपने सर्विस किया, उसके बाद आप बाहर चले गए, आपने ना ही इंडिया से उसको अप्लाई किया और ना ही इंडिया में आपने उसको रिसीव किया, लेकिन जब वो डिडक्ट हो रहा था आपका पीएफ, आप मतलब आप एक स्पैन तक के क्या थे, इंडिया में थे, आपने सर्विस किया, आपका पीएफ जो है वो क्या हुआ है, डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो आपका जो पीएफ है, जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, वो तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर इनकम जो है वो क्या होता है, आपने डीम टू बी रिसीव्ड मान लेते हैं, वो एक्चुअली आपको मिलता नहीं है, पीएफ का कभी भी इनकम जो है वो आपको मिलता नहीं है, आपके अकाउंट में चला जाता है ना। तो आपको पता है कि वो इन फ्यूचर आपको क्या होगा, आप क्लेम करेंगे पीएफ के एक्सेस कंट्रीब्यूशन को, है ना। तो आपके अकाउंट में चले जाता है पीएफ अकाउंट, आपका जैसे सेविंग अकाउंट होता है वैसे पीएफ अकाउंट होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है। तो वो आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका सरप्लस वहां पे जमा होता जाता है, होता जाता है, जब आप क्लेम करते हो तभी आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो ना ही आपको मिला है, ठीक है, और आप जब क्लेम करेंगे तभी आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो आपका इनकम है, भले आपको मिला ना हो, लेकिन वो आपका इनकम है, क्योंकि आप ही को मिलेगा वो कभी ना कभी, ठीक है। जब भी आप पीएफ ड्रॉ करोगे तभी आपको मिलेगा। तो ऐसे इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिसीव नहीं हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, डीम टू बी रिसीव बोलते हैं। आपके अकाउंट में मैं बोलता हूँ कि आपके अकाउंट में आपको पैसे डाल दिए, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप ना उसको देख पा रहे हैं ना उसको खर्च कर पा रहे हैं, ठीक है, ना ही स्पेंड कर पा रहे हैं उसको, वो आपको आपके पीएफ अकाउंट में जाता जा रहा है, ठीक है। वो आपका ही इनकम है, जब आप क्लेम करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर वो उसकी मेच्योरिटी के बाद वो आपको मिल जाएगा। लेकिन तब तक के वो हम लोग क्या मानेंगे, इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया मानते हैं इसको, ठीक है। वैसे पेंशन स्कीम के साथ में भी होता है, पेंशन में भी आप क्या करते हैं, आप पैसे जो है वो उसके अंदर आपके आते ही जाते हैं, और बाद में क्या करते हैं, आप उसको क्लेम करते हैं, ठीक है। जब पेंशन जो है, पेंशन का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका किस में आप किस में कंसीडर करते हैं, उसका इनकम ही है, वो आपको इन फ्यूचर वो मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपको उसको क्या कंसीडर करना है, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ये इनकम जो इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इट इज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। कुछ ऐसे भी इनकम होते हैं जो आपके डीम टू एक्रू इन इंडिया होते हैं, बिजनेस कनेक्शन होगा आपका, कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई एसेट होगा, तो ऐसे जो इससे इनकम आएगा, जैसे शेयर्स वगैरह है आपके पास, ठीक है, ना ही आपने उसको इंडिया में बेचा, ठीक है, ना ही उससे आपने इंडिया में क्या किया, पैसे कलेक्ट किए, लेकिन उसका कनेक्शन किससे मिलेगा आपको, इंडिया से मिलेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज में बताता हूँ कि जहाँ पे इंडिया का कनेक्शन आता है, ठीक है, वो भी इनकम क्या होते हैं, इंडियन इनकम होते हैं। रिसीव्ड हुआ तो भी इंडियन इनकम है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इनकम जो है आपने अर्न इंडिया में किया, रिसीव्ड आउटसाइड किया तो भी इंडियन इनकम है, ठीक है। आपने रिसीव्ड इंडिया में किया, अर्न आउटसाइड किया तो भी वो इंडियन इनकम है। इंडियन विच वाज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो भी इंडियन इनकम है। इनकम डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया, वो भी इंडियन इनकम है, ठीक है। तो सारी चीजें किस कैटेगरी में आती है, इंडियन इनकम की ही कैटेगरी में आती है। एंड एज फार एज इट इज इंडियन इनकम, तो इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल,
ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसा आएगा नीचे आपको पता चलेगा, इसके नीचे क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि या तो वो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, या तो रिसीव्ड मतलब डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है, या तो फिर एक्रूड इंडिया है, या तो डीम टू एक्रूड इन इंडिया है, एनी कनेक्शन इन इंडिया, तो आप क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल टू ऑल करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही कॉलम में लिखे जाते हैं, 3 कॉलम आपको बनाने होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे आइडियली आपको एक ही कोई भी पूछ लेता है कि बाबा आप आर एन ओ आर बना लो, या आर बट एन ओ आर बना लो, या फिर एन आर बना लो, ये कोई एक कॉलम भी पूछ सकता है आपको, या तीनों भी पूछते हैं। जनरली जब 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो ये तीनों ही पूछा जाता है, एंड इट इज वेरी इजी। ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपको, मतलब जिसको ग्रेजुएशन लेवल पे है उसको भी 15 मार्क्स के लिए ही आता था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इवन इफ इट इज फॉर 7 मार्क्स और 8 मार्क्स और 15 मार्क्स, इट इज वेरी इजी। आपको सिर्फ इनकम को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको उसके कॉलम में लिख लेना है। इट टेक्स ओनली 2 to 5 मिनट्स। ठीक है, इतना ही टाइम लगता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बट आपको करेक्टली क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस मतलब लेक्चर, ऑल लेक्चर सीरीज ऑफ लेक्चर्स आल्सो, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं हुआ, ये तो एक्रूड इन इंडिया नहीं हुआ। तो आपको ये समझ के चलना है कि कोई भी एक पार्ट इंडिया का है तो वो इंडियन इनकम ही माना जाता है, चाहे वो इंडिया में रिसीव हो, चाहे इंडिया में एक्रू हो। वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी देंगे आपको कि ये आपकी सैलरी जो है वो आपने फॉरेन में रिसीव किया, इंडियन सैलरी जो है आपने फॉरेन में रिसीव किया, तो भी इंडियन इनकम है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये चीज समझ लेना है कि कोई भी इंडियन इनकम होगा तो किसको होगा, तीनों को टैक्सेबल होगा। फॉरेन इनकम के केस में आपको याद रखना है कि अगर उसका बिजनेस जो है वो अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, अगर बिजनेस अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो आपको ये दोनों को टैक्सेबल रखना है, मतलब एनआर को टैक्सेबिलिटी नहीं होती उसकी। ठीक है, अगर कोई बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम फॉरेन इनकम है विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपने बांग्लादेश में कोई बिजनेस है आपका विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो ऐसा इनकम जो होगा वो आर एन ओ आर और आर बट एन ओ आर को क्या होता है, टैक्सेबल होता है, लेकिन एनआर को टैक्सेबल नहीं होता है। और आउटसाइड ही रिसीव है, आपने फॉरेन इनकम है समझो, ये प्रॉपर फॉरेन इनकम होता है विच हैज नो रिलेशन विद इंडिया। ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेशन है कि आपका बिजनेस जो है आपका कंट्रोल इंडिया से होता है, या मैनेज इंडिया से होता है, या रजिस्टर्ड इंडिया में है, या तो उसका हेड ऑफिस इंडिया में, इस तरह का आपको दिया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, फॉरेन इनकम को 2 कैटेगरी में आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी तीनों, बाकी थर्ड में नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर इनकम है जो कि पूरा का पूरा फॉरेन इनकम है, तो इनकम से 3 ही कैटेगरी में आएगा, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। ठीक है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल टू 1। ठीक है, फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल टू 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या याद रखते हैं, एक्रोनिम ऑफ एनआर एंड अदर्स। एनआर एंड अदर्स, एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट। ठीक है, सो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है और ये मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है ऑलरेडी। इसके फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखे हुए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं, देख लो ये प्रॉपर एक क्वेश्चन है, जो कि भले 15 मार्क्स से ज्यादा, मतलब ये 15 मार्क्स के लिए इतने बड़े क्वेश्चन भी नहीं आते कभी भी, लेकिन फिर भी आप अगर इसको मान के चलते हैं कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ये एकदम प्रॉपर क्वेश्चन एक किसी यूनिवर्सिटी पेपर का कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, सो मिस्टर विलास, अ फॉरेन नेशनल, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंड रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर। आपको 2021-22 आए, आपका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 2021-22 आएगा। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे 20 और 21 है ना, तो आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो 2021-22 आएगा। तो सर क्वेश्चन में क्या डिफरेंस रहेगा, बस ईयर चेंज हो जाता है, क्वेश्चन में और कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, उससे करना भी नहीं है आपको कुछ, लेकिन आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है, आपका असेसमेंट ईयर जो है वो 2021-22 है। ठीक है,
आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? आपका प्रीवियस ईयर 2020-21 है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है। आपका प्रीवियस ईयर, आपका जो असेसमेंट ईयर है वो हमेशा चल रहा होता है, उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं ना, करंट ईयर को बोलते हैं। और प्रीवियस ईयर मतलब उससे पहले की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, पहले ये नहीं देखते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट लंदन 46,000, हाफ इज रिसीव्ड इन इंडिया। आपको क्या लगता है, ये फॉरेन इनकम है, इंडियन इनकम है, क्या है ये? फॉरेन इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट लंदन है ना 46,000, तो ये फॉरेन इनकम है। लेकिन हाफ इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो जब वो रिसीव्ड इन इंडिया है, हाफ मतलब पूरा तो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं हुआ, लेकिन जो हाफ जो है वो रिसीव्ड इन इंडिया है, वो कौन सा इनकम होगा? इंडियन इनकम। करेक्ट है, करेक्ट है ना, समझा आपको इतना, कि हाफ जो है जो रिसीव्ड इन इंडिया है, वो हाफ जो पार्ट है उसका वो इंडियन है, और जो हाफ है वो लंदन में आपको रिसीव हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है। हाफ इंडिया में रिसीव हुआ है, हम लोग को हाफ से लेना देना। हाफ लंदन में रिसीव हुआ हो, यूएस में रिसीव हुआ हो, या कहीं और रिसीव हो, हम लोग को उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। और किसी भी कंट्री में वो हुआ हो, हम लोग को उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे सॉल्व करके दिया है ये क्वेश्चन को, बट मैं आपको अभी फिलहाल इसको सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको टेबल बना लेना है, एक आप पर्टिकुलर्स ले लो, ठीक है। बेसिस के लिए कॉलम बनाना है नहीं बनाना है ये आपके ऊपर है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, मुझे इतनी ही जरूरत है इसकी। सीरियल नंबर वगैरह आपको देना है तो आप यहाँ पे कॉलम और ले लेना। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, resident but not ordinary resident and non-resident, ठीक है। ये तीन कैटेगरी के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं। मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ, आर एन ओ आर, आर बट एन ओ आर और एन आर आपको सेक्शन 6 में सीखने को मिलेगा कि किस कैटेगरी के बेसिस पे आप क्या करते हैं, इनको बाइफरकेट करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इनके इनकम की टैक्सेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट सेक्शन है जहाँ पे उनको डिफाइन किया है और बाकी की चीजें जो वहीं पर है। तो आपको फर्स्ट जो है क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आपको लिख लेना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट लंदन। ये पूरा का पूरा मैं वैसे ही क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। आपको भी लिखना पूरा क्वेश्चन वैसे ही होता है, ठीक है। नाउ देर आर टू कैटेगरीज, वन इज रिसीव्ड इन इंडिया and the other is not received in India, है ना। रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या है, इट इज टैक्सेबल टू ऑल। कितना है, 46,000 का हाफ 23,000। 23,000, ठीक है। तीनों में आपको लिखना है बिकॉज इट इज इंडियन इनकम एंड इट इज इफ इट इज इंडियन इनकम इट इज टैक्सेबल टू ऑल। व्हाट अबाउट फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम कितनों को टैक्सेबल होता है? टू। फॉरेन इनकम टू को तभी टैक्सेबल होगा जब वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। याद रखो, आप तीन कैटेगरी आप याद रख लो, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, फॉरेन इनकम controlled from India is taxable to foreign income is taxable to 1।
हाँ, अब मुझे बताओ इसमें ऐसा कुछ दिया है कि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है कि नहीं है? नहीं ना, तो इट इज टैक्सेबल टू ओनली वन। ठीक है, तो आप ये तीन कॉन्सेप्ट अगर याद रखेंगे कि इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू 3, फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल टू 1, फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल टू 2, तो आपकी लाइफ इज क्लियर, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू आर एन ओ आर, आर बट एन ओ आर एन आर, फॉरेन इनकम इज ओनली टैक्सेबल टू आर एन ओ आर, आर एन ओ आर को सबसे ज्यादा टैक्सेबल होते हैं इनकम। ठीक है, और फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल टू आर एन ओ आर एंड आर बट एन ओ आर, बट इट इज नॉट टैक्सेबल टू एन आर। ठीक है, तो ये अगर तीन मंत्र आप याद कर लेंगे, ठीक है, तो आपकी लाइफ इज सिंपल। चलो, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑन सेल एट दिल्ली। चलो देखते हैं हमारे पास कितने स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं। बताइए आप, कौन सा इनकम है? अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? इंडियन इनकम। तो मेरा Yes, sir, क्वेश्चन, यस यस सब राइट है, इंडियन इनकम, वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट। बट लेट मी नो, वहां पे लिखा है हाफ इज रिसीव्ड इन लंदन, तो ये हाफ जो है वो फॉरेन होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. यार किसी ने भी नो नहीं बोला। खैर, मैं आपको वापस से इस पॉइंट पे लेके जाता हूँ। No, sir. नो बोला किसी ने, ठीक है। अच्छा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया तो इनकम है जो हाफ रिसीव हुआ है। देखो, इनकम अक्रूड इन इंडिया भी क्या होता है? इंडियन इनकम होता है। तो भले से ये 52,000 का जो हाफ है वो रिसीव्ड इन लंदन है, बट वो अर्न तो इंडिया में हुआ है, तो उस बेसिस पे वो इंडियन इनकम ही माना जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि कोई इनकम जब इंडियन इनकम होता है तो फॉरेन इनकम नहीं हो सकता। ठीक है, बट हाँ, अगर वो फॉरेन इनकम है और हाफ रिसीव्ड इन इंडिया है तो आप उसको क्या करेंगे? इंडियन इनकम हाफ ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे। और अगर कोई इनकम दिल्ली में अर्न हुआ है तो भले वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी रिसीव हो जाए, उसको इंडियन इनकम ही बोलेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि अगर वहां पे इंडिया का कनेक्शन आया, ठीक है, तो वो पूरा इंडियन इनकम ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 52,000 तो इंडिया में ही अर्न हुआ है। अब बाकी आप कहीं पे भी रिसीव कर लो इसको, उससे लेना देना ही नहीं है हमको। ठीक है, वो इंडियन इनकम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं होगा। फॉरेन इनकम में बाइफर्केशन हो सकता है कि रिसीव्ड इन इंडिया, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, लेकिन इंडियन इनकम में कोई बाइफर्केशन नहीं है। इंडियन इनकम भले आउटसाइड में रिसीव हुआ, बट अर्न तो इंडिया में हुआ है। और डेफिनेशन में क्लियरली बोल दिया है कि इंडिया का कनेक्शन मतलब इंडियन इनकम। और आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि इंडियन इनकम हो, ताकि वो सबको टैक्सेबल हो। ठीक है, तभी तो आपको ज्यादा टैक्स मिलेगा बेटा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, ठीक है, इंटायर अमाउंट रिसीव्ड इन लंदन। अब बताइए। फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम। Foreign income, sir. चलो, एकदम इजी था, फॉरेन इनकम है तो सब लोगों ने। तो मैं कितने कॉलम में लिखूं बेटा? चलो, एक कॉलम में sir. सर एक कॉलम में। चलो ये भी आप लोगों समझ गए, मतलब इट इज टैक्सेबल टू आर एंड ओ आर। नाउ द फोर्थ वन, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इन इंडिया। इंडियन इनकम। Indian Indian income, sir. इतनी जल्दी तुम लोग समझ गए? मतलब किस में लिखूं मैं? तीनों में. सर ऑल। तीनों। All. Sir, all, sir. हाँ ठीक है, चलो। Then next is dividend from British company received in India. फॉरेन Foreign इनकम income. रिसीव्ड इन Foreign इंडिया। income. मुझे बोलो कि फॉरेन इनकम है या इंडियन इनकम है, मेरे को दोनों मत बोलो। फॉरेन इनकम Indian रिसीव, income. Sir, foreign फॉरेन income. इनकम। अच्छा। अरे बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है? रिसीव्ड इन Sir, इंडिया। Indian income. हाँ, Income, तो sir. मैंने बता दिया है कि इनकम से, इंडिया से कनेक्शन मतलब इंडियन इनकम होता है। इतना टेंशन मत लो आप, उसको फॉरेन में डालना ही नहीं है। जो फॉरेन में डाल रहा है वो गद्दार है, मालूम। उसको टैक्स ही नहीं चाहिए, मतलब वो चाहता ही नहीं है कि इंडिया में उसको टैक्स मिले। ठीक है,
उसको आपको क्या करना है, आपको तो ऐसा होना चाहिए आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के वो फॉरेन है तो भी उसको इंडिया ही बोलना है आपको समझ में आया? ठीक है, तो इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज इंडियन इनकम। ठीक है, इट इज अर्न इन इंडिया, इट इज इंडियन इनकम। इट इज डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया, इट इज इंडियन इनकम। ठीक है, जब फॉरेन इनकम होता है तो सिर्फ जो उसका पार्ट जो है रिसीव होता है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको इंडियन इनकम मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे वो अर्न पूरी दुनिया में कहीं पे हो जाए। फिर मैंने बोला था आपको, अगर अर्न इन इंडिया है तो रिसीव कहीं पे भी होगा तो भी इंडियन इनकम ही होगा। तो दोनों तरफ से आपको पकड़ के रखना है, इंडिया में अर्न हुआ तो भी इंडियन इनकम, इंडिया में रिसीव हुआ तो भी इंडियन इनकम। आई होप इट इज क्लियर। मतलब मैं इसको कितने कॉलम में लिखूं? All column. all sir. all. चलो, this is done. 5 is done. Income from property in London. चलो बताओ। Foreign income. Foreign. income। देखो कहीं पे तो लिखा नहीं है कि ना इंडियन है, तो खत्म फिर। तो ये पूरा फॉरेन इनकम है। मतलब कितने कॉलम में आएगा इसका अमाउंट? Only one. सिर्फ एक ही में आएगा। ठीक है, interest received in London from a company controlled from India but mainly operating in UK। चलो, Indian income. श्योर इंडियन इनकम तो नहीं है, ये फॉरेन इनकम है। लेकिन फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, देखा क्या? फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम Yes sir. इंडिया मींस इट इज टैक्सेबल टू 2। पूरे क्वेश्चन में ज्यादा नहीं आता बट एक आध ऐसे डाल देते हैं, तो इतना ध्यान रखना है आपको। ओके 18 ही था ना? हाँ 18 है। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली, आगे मैनेज करने की कहीं से जरूरत ही नहीं है आपको। दिल्ली मतलब क्या है? इंडिया में अर्न हुआ है। Indian sir. हाँ, Indian income. बस इतना ही आपके लिए बस है कि वो इंडिया में अर्न हुआ है। बाकी सर रिसीव कहाँ पर हुआ है उससे हम लोग को लेना देना भी नहीं होता, मैनेज कहाँ से हो रहा है वो भी लेना देना नहीं होता। सर ऊपर तो आपने देखा था कि मैनेज कहाँ से हो रहा है, क्योंकि बेटा वो फॉरेन इनकम था। इंडियन इनकम की कोई कैटेगरी नहीं होती, इंडियन इनकम सिर्फ इंडियन इनकम होता है बस। अर्न इन इंडिया इंडियन इनकम, रिसीव्ड इन इंडिया दोनों नहीं है। तो आप फिर भी ट्राई करते हैं कि यार कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है क्या इसका, एटलीस्ट दो में तो टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, फॉरेन इनकम होगा तो ही उसको बाइफरकेट करना है आपको, कंट्रोल है या नहीं है। बाकी इंडियन इनकम मैनेज फ्रॉम एनीवेयर इज इंडियन इनकम ओनली। ठीक है, तो आगे कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी लोग इंडियन इनकम देके बोलते हैं मैनेज फ्रॉम इंडिया, अरे अर्न भी तो दिल्ली में हुआ है, तो इट इज होल एंड सोल इंडियन इनकम ओनली। मैनेज कहीं से भी हो अपन को मतलब नहीं है, मैनेज आउटसाइड भी होता तो भी अपन को मतलब नहीं था। फर्स्ट लाइन में दिया इट इज फ्रॉम दिल्ली, खत्म, आपका ये इंडियन इनकम होता है। Indian income is taxable to all. Okay. Income from a business on in Ceylon, control from India. कौन सा है? सर इंडियन इनकम। Indian income. Indian income. बेटा फॉरेन इनकम है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। क्या करते हो? Yes sir. हाँ ठीक है, ठीक है, दो में टैक्सेबल होगा। लिखा है ना क्लियरली, इट इज फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और सीलॉन इंडिया में नहीं आता है, इट इज आउटसाइड इंडिया। अच्छा, रेंटल प्रॉपर्टी in Nepal deposited by a tenant in foreign branch of Indian bank operating there ₹25,000। चलो देखते हैं कौन बताता है। Foreign income. फॉरेन इनकम, जल्दी जल्दी। Indian income. Indian income. Sir, Indian income. Rental property in Nepal deposited by a tenant in a foreign branch of a bank operating there। ठीक है, तो आपको ना ही वो इंडियन इनकम है, ठीक है, मतलब नेपाल में तो आपकी प्रॉपर्टी है, और ना ही आप खुद उसमें हो, क्या नाम है ना, आप मतलब आप क्या बोलते हैं, ना ही उसका रिसीव्ड पार्ट इंडिया में है, और ना ही उसका जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है। कोई भी चीज रिलेटेड टू इंडिया नहीं है, बस एक बैंक है जो कि क्या ऑपरेट करती है, इंडिया में है उसकी बैंक, उसने वहां पे डिपॉजिट कर ली। ठीक है, तो वो बैंक से अपना लेना देना नहीं है ना, ना इनकम सोर्स इंडिया का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, ये प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है इंडिया में, ये इंडियन बैंक है, इसलिए मुझे भी कंफ्यूजन हो गया, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे डाला है।
इट इज जस्ट अ बैंक। अभी यहाँ पर भी आप बोलेंगे, आप यहाँ पे भी ऐसी बैंक्स है जो फॉरेन बैंक्स है, ठीक है, विच इज नॉट ऑपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, आप वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो थोड़ा ना फॉरेन इनकम हो जाता है, ठीक है, हम लोग भी तो यूज करते हैं, तो बैंक का लेना देना नहीं है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी अगर इंडिया की होती तो वो क्या होता है, इंडियन इनकम होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉरेन इनकम है। सिर्फ बंदे ने डिपॉजिट किया है, ठीक है, इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक मतलब वो इंडिया की बैंक है, लेकिन इंडिया की बैंक होने से आपको क्या होता है, इंडिया आप ऐसा, अभी आप यहाँ पे कोई भी फॉरेन बैंक में अगर आप क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो थोड़ा ना फॉरेन का इनकम हो जाता है। इट इज जस्ट अ प्लेस वेर यू आर डिपॉजिटिंग। वो ना इनकम सोर्स से कोई लेना देना होता है उसका, और ना ही बैंक इंडिया में, बैंक भी इंडिया में नहीं है, ठीक है, वो बैंक भी वहीं पर है, वहीं से ऑपरेट हो रही है, ठीक है, तो आपने खाली ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए क्या किया है, उस बैंक का यूज किया है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना है। तो जब भी आप कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन क्या होना चाहिए, या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए या तो बंदे से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, तो दोनों जगह से आप क्या करते हैं उसको तब मानते हैं कि वो क्या हो सकता है, इंडिया का कनेक्शन वहां पे हो सकता है। सिर्फ एक बैंक है तो बैंक का लेना देना नहीं, ना मेरी वो बैंक है, ठीक है, ना उस बैंक से रेंट आ रहा है, ना टेनेंट का कोई लेना देना है, ना ही लैंडलॉर्ड का कोई लेना देना है, कोई नहीं, खाली आप ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो किसी ने बोला था कि ये फॉरेन है तो ये बराबर है, ठीक है, तो बस बाकी ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था। 25,000। ओके, नेक्स्ट, सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन हांगकांग। चलो बहुत इजी है। Foreign income. Foreign income. Foreign income. वेरी गुड। ओके, फॉरेन ना, ठीक है, तो ये जो बच गए हैं, जो बच गए हैं मैंने उसको सारों को नील कर दिया, ठीक है। नाउ टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट। तीन चीजें आप लोगों ने सीख लिया है। एक तो if the income is Indian, it is taxable to all. If the income is foreign income, controlled from India is taxable to 2, and foreign income is taxable to 1. So आपको सिर्फ क्या करना है, कैटेगरी डिसाइड करना है और बस पुट करना है, ठीक है। एनी डाउट, एनी कंसर्न? और मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं भेजना है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से सॉल्व होता है क्वेश्चन। आपकी पीपीटी में क्वेश्चन सॉल्व भी हुआ है, एंड थैंक यू। एनी क्वेश्चन? चलो, 9th वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। 9th वाला क्या था? इनकम आपका आउटसाइड है, आउटसाइड मतलब फॉरेन इनकम है ये, एंड इट इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। व्हेन इट इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, एंड इट इज फॉरेन इनकम, ये दो चीजें आपकी सेटिस्फाई होगी, इट इज टैक्सेबल टू 2। तीन ही कैटेगरी के इनकम होते हैं, चौथी कोई कैटेगरी आपके पास आएगी नहीं। आइदर इट इज इंडियन इनकम एट ऑल, आपका इंडियन इनकम है एंड इट इज टैक्सेबल टू ऑल। अगर फॉरेन इनकम है कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इट इज टैक्सेबल टू 2, ठीक है। इफ इट इज फॉरेन इनकम, बाकी कुछ नहीं है वहां पे, तब तो क्या होगा, सिर्फ टैक्सेबल टू 1 होगा, ठीक है। इसमें मैंने सारी कैटेगरी के क्वेश्चन जो है, डिफिकल्ट हो, इजी हो, मॉडरेट हो, मैंने सारे इसमें डाल दिए, ठीक है। तो इसमें कोई अब नया चीज नहीं है जो आप सीखने वाले हैं, ठीक है। पूरी कैटेगरीज के अंदर हमने क्या किया है, पूरी कैटेगरीज के अंदर देख लिया, ठीक है, क्योंकि पीपीटी थी इसके अंदर सारे ही क्वेश्चन डालने थे। सो आई हैव incorporated all the questions which are supposed to come, ठीक है, from this topic, तो मैंने सारे incorporate कर दिए। now you will be getting the list of questions, ठीक है। आपको क्या करना है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसका नोट्स बना के रखा हुआ है, तो आपको ये मिलेंगे क्वेश्चंस। मैंने भेजने के लिए बोला है किसी को, अगर कोई भेज दे रहा है, क्योंकि बनाए थे। ये तो हो गया, 6 पेजेस का है। अब ये यहाँ पे अगर कोई भेज देगा मुझे ये 246 KB, तो अगर ये आ जाएगा तो फिर मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं आपको डायरेक्टली क्या करूँगा, फॉरवर्ड करूँगा। इफ नॉट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन वापस से सारे निकालने पड़ेंगे आपकी बुक से, फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, टुमारो नहीं, कल लेक्चर नहीं है ना अपना, फ्रॉम थर्सडे एंड फ्राइडे,
सैटरडे तो नहीं यहाँ पे, तो थर्सडे एंड फ्राइडे अपना लेक्चर होगा। तो उन लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे और भी, ठीक है, उसमें और आपको क्लैरिटी आ जाएगा। आई होप आपको 80% तो ये चीज टॉपिक समझ गया होगा, ठीक है। तो ये आप जो है ये इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर याद भी रखा है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पीपीटी में नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व है पीपीटी में, आप एक बार क्या करना, गो थ्रू कर लेना, ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। एनी डाउट, एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन? कौन आज अटेंडेंस ले रहा है? सर मैंने सेंड कर दिया। अच्छा, शायदा ने कर ही भी दिया है, वेरी गुड। चलो, किसी ने चैट बॉक्स में कुछ रखा हुआ है, सर 9 क्वेश्चन। शायदा हो गया तुम्हारा समझ के 9 क्वेश्चन? यस सर। हाँ, ओके। सो यहाँ पे सिर्फ बहुत इजी सी ही चीज है, इंडियन अगर आपने डिक्लेयर कर दिया इंडियन इनकम है, ठीक है। इंडियन इनकम होने का मतलब क्या होता है, या तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है इट इज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, देन आप बोलेंगे इनकम अक्रूड इन इंडिया। व्हेन यू हैव रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब कैश फॉर्म में आप रिसीव इंडिया में करते हो, तो आप क्या बोलेंगे उसको, इंडियन इनकम बोल सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ वो सोर्स इंडिया में है, ना ही आपने उसको रिसीव इन इंडिया किया, ना ही आपने उसको अक्रूड इन इंडिया किया, तो भी वो इंडियन इनकम है, ठीक है। तो अगर आपका ये कनेक्शन आपको मिल जाता है, सोर्स वाला कनेक्शन मिल जाता है आपको इंडिया से, तो आप उसको इंडियन इनकम मान सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर बैंक से आप देखेंगे कि यार ये बैंक इंडिया की है या बैंक फॉरेन इनकम की है, तो सारे अपन इंडियन बैंक भी क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज में क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम को करना। ओके सर, एनयूएसएसडी फिलिंग नहीं, अभी कुछ मत करो बेटा, क्योंकि तुम्हारे लिए वो कोर्स नहीं है जहाँ तक कि मुझे लगता है। ऑल्दो ममता मैम ने भेजा था उसको, बट आई थिंक वो कोर्स जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है।